खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे गाइस। आप सभी की भारी मांग पे वीडियो को कंटिन्यू किया जा रहा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड इंडिया के बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवा दिया है जो कि पेपर में अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस है, एनालाइज करके बनाया गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए, आपको थोड़ा समझा दूं मैं, तो बेसिकली हम समझेंगे कि पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, और इसके अलावा नव पाषाण काल क्या होता है और ताम्रकाल क्या होता है। जरा चीजों को समझ के फिर धीरे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेमवर्क की तरह से। अगर बात की जाए तो हम समझेंगे कि पूरा पाषाण जो काल है इसकी विशेषताओं को समझते हैं और फिर मध्य पाषाण को। मध्य पाषाण काल समझते हैं। पहले इन सब चीजों को समझ के फिर हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। नव पाषाण काल और इसके बाद आता है ताम्रकाल। इसे ताम और ताम्रकाल भी कहा जाता है। अगर बात की जाए पाषाण काल की, तो इस टाइम आप देखोगे मानव के द्वारा सबसे पहले जो खोज की गई थी वो खोज थी आग की। किसकी खोज की गई थी? आग की। आप देखोगे, और इस आग की खोज मानव के द्वारा की गई थी। इसी टाइम पीरियड के अंदर देखने के लिए मिलता है। यानी पाषाण काल के अंदर जो है मानव जो है वो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी अलिखित साक्ष्य होते हैं, मौखिक साक्ष्य होते हैं। चित्रकला के माध्यम से चीजों को व्यक्त किया जाता है। तो पहला तो आग हो गया और दूसरा चित्रकला हो गई। क्या हो गई? चित्रकला हो गई, जो कि हमें भी आप देखोगे भीम बेडका की गुफाओं में जो मध्य प्रदेश में है उसमें चित्र देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक क्या है? चित्रात्मक है। यानी कि चित्रों के माध्यम से शब्दों को, भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता था। कब? पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, जब मानव ने किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया था। तो आपको ये एकदम समझ आ गया है। और मानव किस प्रकार से समझते हैं थोड़ा सा, कि इनके जो हथियार होते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे और पत्थर के माध्यम से हथियारों को बनाते थे। और ये ज्यादातर हम बोल सकते हैं अपना जीवन निर्वाह शिकार पे करते थे, यानी शिकार को मार के, जानवरों को मारकर ही उसे खाया करते थे। यह होता है पूर्व पाषाण काल के बारे में। अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल, तो इस टाइम मानव ने बहुत ही बेहतरीन चीजों को सीख लिया था, यानी कि खेती करना सीख लिया मानव ने। अगर पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल की, इस टाइम मानव स्थित नहीं है, यानी कि एक जगह पे सुटेबल नहीं रह रहा है। मानव खाना बदोश है, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है। इस प्रकार से जीवन को व्यक्त कर रहा था। और मानव ज्यादातर नदियों के क्षेत्रों में रहना पसंद करता था। ये आपको इसके अंतर्गत बताया गया है। अब बात की जाए मध्य पाषाण काल के अंदर, तो मानव के पास, अब मानव ने खेती करना स्टार्ट किया। आप ये देखोगे इसके विशेषता में, अब मानव एक जगह स्थिर, यानी एक जगह सुटेबल होकर रहना शुरू कर देता है, यानी आवास करना शुरू कर देता है। एक जगह पे कस्बा बनाना स्टार्ट कर देता है, जहां पे अपने जीवन निर्वाह को करना शुरू कर देता है। हम बोल सकते हैं इस टाइम आवास होता है। क्या होता है? आवास की व्यवस्था बेहतरीन हो जाती है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। अगर बात की जाए, इसी टाइम मानव के द्वारा पहियों का आविष्कार भी किया जाता है। किसका आविष्कार किया जाता है? पहियों का। किसका? पहियों का। आप देखोगे इस टाइम ही आविष्कार हुआ था। तो ये है विशेषता मध्य पाषाण काल में, यानी कि मानव के द्वारा ये कौशल सीखा गया कि खेती कैसे करते हैं, बेसिकली क्रॉप्स को कैसे ग्रो अप करते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मानव मध्य पाषाण काल में अब दो चीजों पर निर्भर हो चुके हैं। आप तो बड़े समझदार हो, जरा बता दो। पहला तो शिकार और दूसरा वो अब पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे आप बता सकते हो मानव के द्वारा सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? भारत के अंदर मेहर
मेहरगढ़ में की गई थी। कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व में की गई थी। अच्छा, अगर बात की जाए ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पीओके यानी पाकिस्तान में वर्तमान समय में स्थित है। आप जानते हो इसके बारे में। तो इस प्रकार से खेती की गई थी। समझ आ गया आपको? तो ये था खेती के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में देखने के लिए मिलते हैं। यानी मानव ने मध्य पाषाण काल में इस कौशल को बहुत ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया था। अब बात करते हैं नव पाषाण काल के अंदर। अब हथियार जो है वो बेहतरीन हो चुके हैं। जो हथियार सिर्फ पत्थर के होते थे और उसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि पत्थरों को तोड़ना मुश्किल होता था। अब वो पत्थर के जगह अब हड्डी के हथियार आप देखोगे, इसके अलावा लकड़ी के हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया गया, हम ये बोल सकते हैं। ऐसे मैंने आपको हड़प्पा काल के बारे में बताया था कि हड़प्पा के अंदर भी आपको जुटे हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन में मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि अब कहीं ना कहीं कि मानव के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ये डेवलपमेंट एज बोल सकते हैं मानव की। अब बात करें ताम पाषाण काल की, तो इस टाइम आप देखोगे तांबे के जो धातु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो धातु थे सिर्फ हम बोल सकते हैं पत्थरों के बन रहे थे, लकड़ी के बन रहे थे, हड्डी के बन रहे थे, अब वो आप देखोगे कि तांबे के बनना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं। अगर एक चीज और बताई जाए कि किस काल में मानव ने अपने पास जो है जानवर को पालना स्टार्ट किया, तो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। आप ये भी देखोगे। अब ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। चलिए समझते हैं क्या बता रखा है। लिथिक प्रौद्योगिकी के विकास को समझाइए और निम्न पाषाण काल के दौरान पत्थर के औजार बनाने के उपयोग को की जाने विभिन्न तरीकों को बताइए। आपको उल्लेख करना है चीजों का किस प्रकार से। अब देखोगे कि बेसिकली इस टाइम पीरियड के अंदर किस पूरा पाषाण के काल के दौरान पत्थर के औजार को ज्यादा महत्व दिया गया था। अगर बात की जाए मानव की, तो मानव हम बोल सकते हैं मानव का अभी विकास नहीं हुआ है, मानव की अभी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में मानव धीरे धीरे अपनी भाषा का आविष्कार करते हैं, मौखिक भाषा का निर्माण करते हैं। मानव जो है उस टाइम लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो एक चीज का अभाव था, किसका अभाव था? वो अभाव था हम बोल सकते हैं लिखित साक्ष्यों का। यानी हमें कोई लिखित ब्यौरा नहीं मिलता है, यानी लेखन कला का ना मिलना। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये लिखित नहीं है। तो ये लिखित नहीं है तो हमें पता किस प्रकार से चला कि भाई पूर्व पाषाण काल था, है ना। तो इसके बारे में हमें पता चलता है। इसमें मैंने आपको बताया कि भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले उससे ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं इसके बारे में। आप देखोगे अब मानव जो है मैंने आपको बताया ही था खाना बदोश हुआ करते थे, यानी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। अब ये खाना बदोश शब्द है क्या, ये भी समझते हैं। यानी कि मानव के अंदर ईमान धर्म का ना होना, यानी एक जगह पे स्थिर ना रहना, मानव का खाने की तलाश में हम बोल सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और खाने को प्राप्त करना जहां से मिल जाए, इसी को खाना बदोश जीवन कहा जाता है। चलिए सारी तकनीकों को समझते हैं उसके बारे में। पहले थी एक लिथिक तकनीक। जरा इस लिथिक तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस पत्थर का उपयोग किया जाए, किस पत्थर से बेहतरीन औजार बनेंगे, उसे बता रखा है, समझते हैं। निम्न पाषाण काल के दौरान पत्थर के औजार बनाने का तरीका है जिसमें पत्थर को तराश कर, यानी पत्थर को बहुत ही अच्छे पत्थर को तराशा जाता था, इसके बाद औजार को तैयार किया जाता था। ये प्राचीन मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका मतलब किसी पत्थर को तराश के नहीं बनाते थे औजारों को, औजार उससे बनाते थे जो कि बेहतरीन पत्थर होता था, मजबूत पत्थर होता था। इस प्रकार से हथियारों को बनाया जाता था, जो कि कौन सी तकनीक है, ये लिथिक तकनीक कही जाती है। आप देखोगे फ्लीटिंग मैपिंग तकनीक, ये कौन सी तकनीक है, जरा ये भी समझते हैं। यह तकनीक पत्थर के औजार बनाने के लिए फ्लीटिंग जैसी सामग्री को फ्लीटिंग के जरिए आकार को सुधारा जाता था।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि इससे सुधार करके ये जो हथियार बनाए जाते थे उन्हें पैना किया जाता था और सही आकार दिया जाता था इस तकनीक के अंतर्गत, ताकि इस औजार के रूप में उपयोग किया, ताकि एक सही से औजार के रूप में इसे उपयोग कर सके और जानवरों को मार सके और इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा देखोगे औजार के रूप में उपयोग किया जा सके, आप देखोगे डायरेक्ट जो है प्रिक्शन तकनीक। इस तकनीक में कोर पर सीधे हैमर स्टोन से मारकर फ्लेक्स यानी छोटे टुकड़े जो हैं वो उत्पन्न होते थे और उन छोटे टुकड़ों की मदद से ही हथियारों को बनाया जाता था। अब आपको ये समझ आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करेंगे क्या मध्य पाषाण काल के विस्तार अभियोग विकास का एक संक्रमण काल और चरण है? यदि हाँ तो बताइए। आपको क्या बताना है कि जो मध्य पाषाण काल है क्या वो विकास का संक्रमण है? क्या मध्य पाषाण काल में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है? तो बिल्कुल हाँ। चलिए समझते हैं। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो इस टाइम पे मानव के बुद्धि का विकास होता है और मध्य पाषाण काल आप देखोगे ये 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक की बात की जा रही है, जब आपको मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण देखने के लिए मिलता है। इसी टाइम पीरियड में मानव के द्वारा छोटे छोटे और नुकीले हथियार और यानी आप बोल सकते हो पत्थर के औजार का बनाना आरंभ कर दिया गया था, यानी हथियारों को पत्थर के माध्यम से बनाना, परंतु छोटे नुकीले पैने जैसे तीर कमान आप देख सकते हो इस प्रकार के हथियार भालों का बनाना ताकि मछलियों को आसानी से पकड़ सके। इस प्रकार के हथियार मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा बनाना आरंभ कर दिए गए थे और इसी काल में मानव के द्वारा खेती करना भी शुरू कर दिया गया था और इसी काल में आप देखोगे मानव के द्वारा जो है कुत्ते को पालना आरंभ कर दिया गया था। इसी आप देखोगे इसी काल के अंदर कई सारे विकास होना स्टार्ट होते हैं। चलिए समझते हैं। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 से 1868 में आप देखोगे एनसीएल कनई द्वारा की गई थी और ये एक पुरातात्विक है जिनके द्वारा बोला गया कि ये मध्य पाषाण काल का युग है। और आप देखो मध्य पाषाण काल के अंदर जो है वो लेखन कला का विकास हो चुका था, इसके साक्ष्य भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल के अंदर तो भौगोलिक वितरण और बस्ती पुरातत्व आप देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इस टाइम पे लोग जो है वो बसना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब वो एक जगह पे स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं। अगर बात की जाए जलवायु परिवर्तन, यानी अब मानव जो है वो जलवायु के आधार पर रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि खेती के लिए जलवायु बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि आप दो खेती करने के लिए मौसम के आधार पर ही खेती को किया जाता है। अब बात की जाए प्रौद्योगिकी और संस्कृति, तो इस टाइम पे बोल सकते हैं धीरे धीरे मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इससे भी बढ़ावा देना आरंभ कर दिया गया जब मानव खेती कर रहा है और इसके बाद धीरे धीरे मानव के द्वारा उसे सेल करना भी स्टार्ट कर दिया गया था इसी काल के अंतर्गत। आप देखोगे जीवन निर्वाह, अब मानव जो है वो क्या करता है, मानव एक जगह पर रहना शुरू कर देता है और एक जगह पे अपनी बस्तियों को बनाना आरंभ कर देता है, यानी अब मानव खाना बदोश जीवन नहीं जी रहे हैं, अब वो बस्तियों के माध्यम से इलाकों को बनाना शुरू कर रहे हैं और जीवन निर्वाह करने के लिए मानव खेती करना आरंभ कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि गेहूं हो सकता है, जो बाजरा, चावल, मक्का, सफेद चना, इस प्रकार से चीजों को भी उगाया जाता था खेती के अंतर्गत अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। इसके बाद आप देखोगे शव दफन करने, अब इससे पहले क्या है बस्ती पुरातत्व और भौतिक संस्कृति। अगर बात की जाए हमें कैसे किसी चीज के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है, तो साक्ष्य प्राप्त किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई इंसान वहां पे रहता था कई साल पहले तो वो किसी न किसी चीज का उपयोग अवश्य करता था, तो इसी प्रकार से पुरातात्विक चीजों को देखते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं और पता करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं भौतिक अवशेष हो सकते हैं और वो लिखित अवशेष भी हो सकते हैं।
भौतिक अवशेष जैसे हम बोल सकते हैं टूटी हुई स्मारकों का मिलना, आभूषणों का मिलना, मृदभांडों का मिलना, बर्तन का मिलना, कपड़ों का मिलना, ये सब उसके प्रमाण है कि उस टाइम पे बस्तियां विद्यमान थी और मानव उस टाइम पे स्थित थे। इसके अगर बात की जाए शव दफन करने की प्रक्रिया, और मध्य पाषाण काल के अंदर मानव कहीं ना कहीं गहन चिंतन करना आरंभ कर देते हैं और मानव का एक मानना होता है कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए वो शवों को कहां पे आप समझोगे, जहां पर वो रहते थे उसी के आसपास ही दफनाया करते थे। यानी उस इलाके में जहां पे कोई रहता है वहीं पे शवों को दफनाना, ताकि आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस ना हो। इसके अलावा क्या है, शवों को दफनाते टाइम ये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी रखते थे। उनका मानना था कि शायद शव उसका उपयोग करे या पुनः जन्म में उसे अपने साथ लेके जाए, इस प्रकार की अवधारणा थी। तो इसी प्रकार से जब शवों को हम बोल सकते शवों की खोज होती है तो ये पता चलता है कि शवों के साथ जो प्राप्त अवशेष हैं, जैसे कि मृदभांड हो सकते हैं, मनके हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, फ्लोन्स हो सकते हैं, जो भी चीज है, उससे ये पता चला कि ये जो कवर है वो किसकी है, यानी किसी अमीर की है। हम बोल सकते फ्लोन्स वगैरह का मिलना यानी किसी अमीर व्यक्ति की कवर, जैसे कि राजा की कवर का होना, जमींदार की कवर का होना, यानी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की कवर का होना, ये इसका अवशेष है। परंतु अगर कोई कवर नॉर्मल मिलती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं उसमें डेली उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का होना, तो ये क्या है, एक साधारण व्यक्ति की कवर है। ये इस प्रकार से डिस्कवर होता है। और जब अवशेष मिलते हैं तो ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी या फिर कोई बोल सकता है संस्कृति जो है, उससे उनका ये मानना था कि उस टाइम पे लाइफस्टाइल पे बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। अगर बात की जाए कला, तो इस टाइम पीरियड में कला को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, जो कि आप समझ सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, और ज्यादा से लोगों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करेंगे पुरातत्व का कार्य कैसे किया जाता है। बेसिकली आपको पता है हर एक कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिभा और डेडिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसकी स्किल का होना भी जरूरी है। कुछ इसी प्रकार से हम समझेंगे कि पुरातत्व का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो आप देखोगे पुरातात्विक के द्वारा ही पुरातत्व का कार्य किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें एक सभ्यता के बारे में बताते हैं और हमें इतिहास की गहन जानकारी देते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पुरातत्व का कार्य है, इससे हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। हम इतिहास का बहुत ही गहनता से विश्लेषण करते हैं और हम समझते हैं कि उस टाइम पीरियड में किसका शासन था, या फिर हम ये समझते हैं कि उस टाइम में मानव की स्थिति किस प्रकार की थी और मानव के द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की जाती थी। तो आप देखोगे, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मुझे पता करना है कि कोई उस घर में रहता था या नहीं रहता था, ठीक है, मान लीजिए, तो हम बोलेंगे वहां जो सामान होगा उससे पता चल जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर हमें पता करना है कि उस टाइम पीरियड में कोई सभ्यता विद्यमान थी या नहीं थी, तो कैसे पता करेंगे इसे पता करने के लिए हम भौतिक अवशेषों का उपयोग करेंगे, जो कि पुरातात्विकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भौतिक अवशेष के अलावा हम बोल सकते हैं लिखित दस्तावेजों का ब्यौरा भी देखा जाता है कि क्या कोई लिखित दस्तावेज है, क्योंकि लिखित दस्तावेज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है पुरातत्व के नजर से। तो हम ये बोल सकते हैं जब किसी भी सभ्यता की खोज होती है, किसकी खोज होती है, जब किसी भी सभ्यता की खोज होती है तो खोज के टाइम पे चीजों को समझा जाता है। कुछ इसी प्रकार से आपको अगर उदाहरण के लिए समझाया जाए पुरातत्व के कार्य के अंतर्गत, तो हम देखेंगे आभूषण का मिलना, सिक्कों का मिलना, मुद्राओं का मिलना, इसके अलावा मनकों का मिलना, ये सब जो है साक्ष्य है भौतिक, यानी हम बोल सकते हैं। परंतु अब जो शव मिले
है वो भी भौतिक अवशेष ही है। अब इसमें क्या है, सभ्यता अगर समझाया जाए एज अ एग्जाम्पल तो हम बोल सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर उसकी बात की जाए जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कैसे पता चला, तो पुरातात्विदों के द्वारा ही बताया गया। जो हड़प्पा सभ्यता है यानी हम बोल सकते हैं वो सिंधु घाटी के तट तक फैले होने के कारण उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से होता है पुरातात्विक के कार्य यानी पुरातात्विकों द्वारा चीजों को खोजा जाता है, परखा जाता है, एनालाइज करने के बाद बताया जाता है कि मानव की किस प्रकार की गतिविधियां थी, मानव किस प्रकार के हथियार उपयोग करते थे, किन जानवरों को पाला पोषा करते थे, इसके अलावा कौन से जंगली जानवर थे और कौन से उनके पालतू जानवर थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।